मेरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से पूरे देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, कभी उनको मारा जाता है तो कभी उनको पकड़कर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर किया जाता है। पूरे देश में ये घटनाएं घट रही हैं। लगातार अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला हो रहा है। एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कभी उनकी लिंचिंग कर दी जाती है। अभी हाल में ही कर्नाटक में एक ऐसी घटना हुई कि अरबाज नामी लड़के को ट्रेन के नीचे मारकर फेंक दिया गया था, जिसके इल्जाम में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोप लगा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन सबको गिरफ्तार नहीं किया गया है। लगातार अरबाज के लिए आवाज उठाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हसन, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस मामले में क्या क्या हुआ, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और किन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। सबसे पहले स्वागत है यासिर साहब आपका मिलर टाइम्स में। जी, ये जो घटना हुई, अरबाज अरबाज को मारा गया, जैसे कि मीडिया में चल रहा है कि कोई लव मामला था जिसकी वजह से अरबाज को मारकर फेंक दिया गया। कैसे देखते हैं, क्या है असल इसमें, किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई? शुक्रिया असरार अहमद साहब और आपके जो चैनल मिल्लत टाइम्स के लिए आपने मुझे इस प्रोग्राम में जो इनवाइट किए हैं। जो कर्नाटक के ताल्लुक से आप जो सवाल किए हैं, ख़ास तौर पर जो बेलगाम में जो हाल में जो इंसिडेंट हुआ, अरबाज जो मुल्ला की 25 साल उम्र की जो नौजवान को बीहेड करके सिर को अपने जिस्म से अलग करके उसको रेलवे के पटरी में फेंक दिया गया। और इसमें 23 नाम एफआईआर पर है, उसमें 10 लोगों का गिरफ्तारी भी हुई है। जो हिंदू लड़की के साथ मोहब्बत करने के बहाने में ये कत्ल किया गया है। उस लड़की की बाप और उसके अलावा बेलगाम जो डिस्ट्रिक्ट के रामसेना जो एक हिंदुत्व तंजीम है, इसकी जो जिलाध्यक्ष है पुंडलिक महाराज, और उसके अलावा जितने भी जो कारकुनान इस रामसेना के है, उन लोगों में से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, कर्नाटक के अंदर ये सिर्फ एक कर्नाटक के मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह का ये जो वाकयात जो होता है वो इलेक्शन के करीब में होता है। इससे पहले भी 2018 की जो कर्नाटक की जो विधानसभा जो चुनाव हुआ, उस वक्त में भी इस तरह का बहुत सारे जो वाकयात एंटी मुस्लिम एक पोलराइजेशन की जो इंसिडेंट जो होते आया है, और एक हिंदू वोट बैंक को नजर रखते हुए इस तरह का एक प्रोवोकेशन और एट्रोसिटीज होता है। तो अभी भी कर्नाटक में 1 साल के बाद, अभी तकरीबन 1.5 साल में असेंबली इलेक्शन आने वाला है, तो उसी का एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। तो उसी के एक हिस्सा है ये जो एक इंसिडेंट नहीं है। आप सिर्फ पिछले 1 महीना जो सितंबर की महीना में आप निकाल कर देखिए, 20 से जायद जो ऐसे इंसिडेंट हुआ है अगेंस्ट इस्लाम और मुसलमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, अजान के खिलाफ है, मस्जिद के खिलाफ है, बुरके के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। इस तरह मोरल पोलिसिंग के नाम में मुस्लिम नौजवानों को पीटा जाता है और ड्रैकोनियन लॉ के नाम से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और इस तरह का बहुत सारे जो वाकया है। और हाल में आप देखेंगे जो यहाँ पर एक फैसिस्ट तंजीम है श्री राम सेना, जिसका जो मुखिया है वो प्रमोद मुतालिक, पिछले 1 साल से जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो एंटी कन्वर्शन लॉ लाया गया, तो उसी को स्टेट गवर्नमेंट में मुतालिबा करते हुए कर्नाटक के अंदर भी एक इसी तरह का जो यूपी जैसा एंटी कन्वर्शन लॉ लाने की मुतालिबा करते हुए मुसलसल जो एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते आ रहे हैं। और उसी के वजह से, इस प्रोवोकेशन के वजह से बहुत सारे जगह में जो हिंदू मुस्लिम या जो लड़का और लड़की जो आपस में मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो हमला होता है, जो इस तरह का जो मोरल पॉलिसिंग का एक सिलसिला चलते आया है, तो उसी को चलते हुए ये अरबाज का वाकया भी हुआ है। और अरबाज के जो माँ जो है, उनको दोनों को भी ये इंसिडेंट से 2 दिन पहले उनको बुला के धमकाया गया है और उन लोगों के अच्छा, सामने पैसे कौन का कौन डिमांड रखा।
कौन लोग यही जो धमकाए थे? श्री राम सेने की जो गुंडे है, जो ये इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ है कि जो लड़की की जो बाप है, उसी ने इस राम सेने वालों को इस लड़के को मारने के लिए सुपारी दिए है। और इसके वजह से ही वो पहले ये अरबाज और अरबाज के अम्मी को एक जगह बुलाकर उनको डिमांड करते हैं, हम लोगों को पैसा दे दो, नहीं तो हम लोग मार देंगे। और वो लोग पैसा देने में नाकाम हुए हैं और ये डर के वादा भी किए हैं, हम लोग बाद में आपको बेच देंगे, अभी हमारे पास कैश नहीं है। तो उसके बाद में 2 दिन के अंदर ही अरबाज को किडनैप किया गया और बहुत बेदर्दी के साथ उसको मार दिया गया है। और इसमें ये लड़के का जो अम्मी है, उनकी जो स्टेटमेंट भी आया है, वो ये कहते हैं लड़की भी इस श्री राम सेने की एक कारकुन है, वो इनके साथ शामिल हुई है। वो पहली बार नहीं है, इससे पहले बहुत ज़माने से मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही है, पैसा लूट रही है, यहाँ तक कि मैं उसके घरवालों के पास जाकर भी मैं इसका एक कंप्लेंट भी किया हूँ मैं, तुम्हारा बेटी को आप कंट्रोल कीजिए। और मेरा बेटा 10 लाख की जो गाड़ी था उसके पास, वो 90,000 में बेचा है। तो इस तरह पूरी एक गैंग बनकर ये श्री राम सेना और ये लड़की की जो फैमिली, ये लड़के को टॉर्चर करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे। आखिर में उसको पैसा नहीं देने की वजह से उसको जान से भी मार दिए हैं। तो अच्छा, आप लोगों ने इसमें क्या किया कि कुछ एफआईआर वगैरह कराने के लिए कोशिश करी या गए पुलिस के पास कि इनको पकड़ा जाए? यहाँ बेलगाम के अंदर पॉपुलर फ्रंट दूसरे जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर इसके खिलाफ एक पुरजोर आवाज उठाए हैं। आज भी बेलगाम के अंदर आज दोपहर में 3 बजे एक बहुत बड़ा जस्टिस फॉर अरबाज के नाम में एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट भी हो गया है। इससे पहले भी जो विक्टिम है, जो अरबाज के अम्मी को भी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है और मुसलसल जो हुक्मरानों के पास वहाँ और एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एसपी के पास डेलीगेशन भी गया है और पूरा कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी एक दबाव बनाने की वजह से ये 10 दिन के अंदर 23 जो लोग जिनके नाम एफआईआर पर है, उनमें से 10 लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ है। उसमें ये जो लड़की का बाप और जो पुंडलिक महाराज है, उसने जो राम सेने का जो प्रेसिडेंट था, उसी ने इन लोगों को धमकाया था और जान से मारने की धमकी भी दिए थे, उसका भी जो अरेस्ट हुआ है। लेकिन इसमें वहाँ के जो सिविल सोसाइटी के जो डिमांड ये है, तो इन तमाम वाक़यात के पीछे इस राम सेने की जो स्टेट प्रेसिडेंट है, प्रमोद मुतालिक की प्रोवोकेशन है, इसलिए प्रमोद मुतालिक को भी इस एफआईआर में नाम दर्ज करना चाहिए और उनका भी अरेस्ट होने की मुतालिबा कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। अच्छा, एक मामला ये हुआ अरबाज का, लेकिन अभी जो वहाँ के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि बुढ़नगिरी दरगाह में जो कब्रिस्तान है, कब्र जो है, उनको मुंतकिल किया जाना चाहिए। तो इस पर इसको कैसे देखते हैं? क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई अभी तक? ये मामला देखिए बहुत ज़माने से ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चला है। अभी मामला यह है, पिछला महीना जो सितंबर 27 को कर्नाटक के हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देती है, तो वहाँ के जो दरगाह और उसके जो मुखालिफत में जो हिंदू तंजीमें हैं, तो उन लोगों के साथ मिलके एक स्टडी करके, तहकीक करके एक रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को पेश करना चाहिए। उस पेश करने के बाद में उसके बुनियाद पर एक फैसला लिया जाए। ये मुद्दा ये है, ये पहले ये मुद्दा नहीं था। ये बाबा बुडन आप जानते होंगे, एक बहुत मशहूर एक सूफी संत की मकबरा वहाँ है, जो दादा हयात मीर कलंदर नाम के एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उसके अलावा और एक जो बड़ी जो शख्सियत है, जो बाबा बुडन हिंदुस्तान को सबसे पहली मर्तबा जो कॉफ़ी के जो सीड लेकर आए थे। तो यहाँ पर तमाम मज़हब के लोग जाते हैं अपने मन्नत को लेकर और वहाँ पर जो सूफ़ी जो रिचुअल्स के मुताबिक वहाँ के जो तमाम रिचुअल्स जो होते रहता था। लेकिन 90s के बाद में आप देखते हैं तो वहाँ पर हिंदू तंजीमों ने वहाँ पर ये जो मुजावर है, ये जो वहाँ पर जो रिचुअल्स को क्या है क्या बोलते हैं उसको, देखने वाले जो मुजावर होते हैं, पूजा और जो सूफी की जो रिचुअल्स को मनाने वाले मुजावर के बजाय वहाँ पर एक हिंदू अर्चक को, एक पुजारी को अपॉइंट करना चाहिए। और ये बाबा बुडन एक दत्तात्रेय
नाम के एक हिंदू संत की जो जगह है, ये हिंदुओं के लिए मिलना चाहिए। और ये वहाँ से वहाँ के मकबरा को, जितने मकबरा है उसको हटाना चाहिए और वहाँ पर हिंदुओं के गिरफ्त में ये इलाका और ये जगह देना चाहिए। जैसा कि आप बाबरी मस्जिद का जो इशू जिस तरह नेशन वाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी और आरएसएस के लिए, इसी के ज़रिए से वो लोग उसी सियासत के ज़रिए से मरकज़ में हुकूमत में भी आए हैं। तो कर्नाटक के अंदर भी कभी भी बीजेपी का हुकूमत 19s में नहीं रहा है। जो सबसे पहला जो साउथ इंडिया के अंदर बीजेपी की जो गवर्नमेंट आया वो 2007 में येडियुरप्पा का जो गवर्नमेंट था। तो उससे 10 साल पहले ही इन लोगों ने ये जो बाबा बुडन और दत्तापीठ नाम में एक बहुत बड़ी जो मुहिम ये लोग चलाए, जैसा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जो मुहिम चलाए, उसी तरह का कर्नाटक के अंदर एक मुहिम चलाए ये लोग। और जिस तरह बाबरी मस्जिद के जगह में जो मंदिर का क्लेम वो लोग किए, इसी तरह यहाँ पर भी बाबा बुडन की जो मकबरा है, दरगाह है, वो हिंदुओं की है। वो दत्तात्रेय स्वामी नाम के एक हिंदू संत के है। इसके लिए ये जो दरगाह हिंदुओं को मिलना चाहिए, ये डिमांड रखते हुए ये लोग एक बहुत बड़ा मुहिम चलाए हैं। और बहुत सारे जो एक कम्युनल हेट्रेड कैंपेन ये लोग मुसलसल चलाते आए हैं 90s में और 2000 में, और इसी को चलते हुए एक पोलराइजेशन कर्नाटक के अंदर शुरू हुआ इस मुद्दे को लेते हुए। तो बाद में आकर 2007 में ये लोग हुकूमत में आते हैं। आपको याद होगा 2003 में जो अनंत कुमार, जो दिवंगत अनंत कुमार है, जो सेंट्रल के एक्स मिनिस्टर थे, वो कर्नाटक के है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे, ये जो बाबा बुडनगिरी जो है वो हमारे लिए वो साउथ इंडिया का अयोध्या है, हम साउथ इंडिया का अयोध्या बनाएंगे। और उससे पहले जो हाल में अभी सेंट्रल के मिनिस्टर रह चुके अनंत कुमार हेगड़े, जिसने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जो स्टेटमेंट दिया था, उसी ने 1999 में एक स्टेटमेंट दिया था, हम लोग जो दत्तपीठ के लिए, मतलब ये बाबा बुडन दरगाह के लिए, हम लोग हिंदू सुसाइड बॉम्बर्स को हम लोग बनाएंगे। मतलब आप समझते होंगे किस तरह ये लोगों ने जो नेशन वाइड में राम जन्मभूमि का जो एक इशू को लेकर किस तरह प्रोवोक किए और हिंदुओं को एक पोलराइज करे, हिंदू वोट बैंक बनाने के लिए। इसी तरह साउथ इंडिया के अंदर, कर्नाटक के अंदर यही बाबा बुडनगिरी को लेकर ये लोग पोलराइज करने की वजह से सबसे पहली मर्तबा साउथ इंडिया के अंदर 2007 में ये लोग पावर में आ गए हैं। लेकिन क्या हुआ, ये मुद्दा कोर्ट में चले गया, हाई कोर्ट में, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चले गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया। उस वक्त में कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया का कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायरेक्शन जो दिया, उस डायरेक्शन में ये था, तो ये जो मुद्दे पर वहां पर मुजावर होना चाहिए वहां की पूजा पाठ करने के लिए, या एक हिंदू अर्चक या पुजारी होना चाहिए, इसकी जो फैसला स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमिटी, जो जस्टिस नागमोहन दास एक रिटायर्ड जस्टिस है, उनके जो सदारत में 3 लोगों का एक कमिटी बनाती है। वो कमिटी ये पूरे जो इशू को स्टडी करते हैं, और जो रिलेटेड जो पार्टी है वो 2 पार्टियों के साथ में भी तफसील से ये लोग डिस्कशन करते हैं, और पूरे जो हिस्टोरिकल उसकी जो एविडेंस है, उसकी जो ट्रेडिशन है, वहाँ की जो रिचुअल्स है, उसको पूरी जो तहकीक करके उसको वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को, कैबिनेट को पेश करती है। तो उस रिपोर्ट के बुनियाद पर कांग्रेस की उस वक्त की जो स्टेट गवर्नमेंट, सिद्धरामैया की जो गवर्नमेंट था 2018 में, वो लोगों ने ये जो फैसला देते हैं, जमाने से ये कम्युनल हार्मनी का एक जगह है, और बहुत जमाने से एक सूफी ट्रेडिशन में वहाँ के जो रिचुअल्स, वहाँ के मुजावर चलाते आ रहे हैं, वही रिचुअल्स को मुजावर ही आगे चलाएगा, वहां पर कोई हिंदू पुजारी को अपॉइंट नहीं करेंगे। तो ये फैसला हुआ। तो ये फैसले के मुताबिक वहां पर एज इट इज जो स्टेटस को पहले था उसी को कंटिन्यू किया गया, कोई मसला नहीं था। फिर ये हिंदू तंजीमों ने ये हाई कोर्ट, इस स्टेट गवर्नमेंट की जो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील में जाते हैं। उस अपील के मुताबिक सुनवाई जो आती है पिछले महीना 27 सितंबर को,
और उसमें दोबारा जो हाई कोर्ट, कर्नाटक के हाई कोर्ट अब की जो बीजेपी की गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देती है, ये डायरेक्शन ऐसा लगता है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो वर्डिक्ट जो दिए, इलाहाबाद कोर्ट हो या जो आपके सुप्रीम कोर्ट हो, तो उसी तरह की एक जजमेंट जैसा लगता है। क्योंकि जो हिंदू तंजीमों का जो डिमांड था वहां पर हिंदू पुजारी को अपॉइंट करने की, तो उसको एक माहौल बनाने की एक डायरेक्शन हाई कोर्ट से बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट को आती है। इसमें यह बताया गया वहां पर जो रिचुअल्स जो चल रही है मुजावर के जरिए से, उसमें पूरी तरह इस्लामिक नहीं है। वो रिचुअल्स में चिराग चलाना, इस तरह के चंद चीजें हैं, ये हिंदू रिचुअल्स है। तो इसलिए आर्टिकल 25 का ये खिलाफ वर्जी है और हिंदुओं की फंडामेंटल राइट्स की क्या है, वायलेशन है। तो इसलिए इसको नजर में रखते हुए एक कमिटी स्टेट गवर्नमेंट तश्कील देना चाहिए। वो कमिटी इसका तहकीक करेगी, ये पूरे मुद्दे का तहकीक करके वो रिपोर्ट को रखकर स्टेट गवर्नमेंट एक नया फैसला लेने की डायरेक्शन दी है। इसमें खास बात नोट करने की ये है, हाई कोर्ट ने ये कहा, इससे पहले कांग्रेस के वक्त में जो जस्टिस नागमोहन दास की जो रिपोर्ट जो पेश किया गया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। उसको कंसिडर नहीं करते हुए नया कमेटी को तश्कील देते हुए वहां पर मुजावर होना है या पुजारी होना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट फैसला करना है। तो इस फैसले को लेकर मुसलसल जो आरएसएस की जो लीडर्स है, बीजेपी की लीडर्स प्रोवोकेटिव बयानात दे रहे हैं। जो अभी आप जो बताए हैं, सुनील कुमार वो स्टेट की एक मिनिस्टर है, उसने बाबा बुडनगिरी ये डायरेक्शन के बाद में बाबा बुडनगिरी को विजिट करते हैं, जाकर कहते हैं ये जो जितने मकबरा है सूफी संतों की, इसको शिफ्ट करना चाहिए और फौरन स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एक पुजारी को अपॉइंट करके जो हिंदू पूजा पद्धति है उसको लागू करना चाहिए। इस तरह मुसलसल एक प्रोवोकेशन का एक बयान जो आ रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए इसमें हम लोगों को ये लग रहा है कि तो स्टेट गवर्नमेंट ये जो हिंदू तंजीमों के दबाव में आकर जो उनकी एजेंडा है उसको नाफिज करने में मदद करेगी। जैसा सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया, एक माहौल बना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो इम्प्लीमेंट करने की जो माहौल बनाई, सपोर्ट की और हिंदू तंजीमों ने जो भी किया हम देखे हैं, वही चीज यहाँ कर्नाटक के अंदर दोहरा रही है। अच्छा, तो मतलब बार-बार ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं, कभी कहा जाता है कि मस्जिद के माइक हटा दिया जाए या मस्जिद को बंद कर दिया जाए, तो इसके पीछे कौन लोग हैं जो बयान दे रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही? कार्रवाई कैसे होगी? जो लोग ये सब चीजें जो कर रहे हैं वही लोग तो हुकूमत में हैं। तो हाल में अभी कर्नाटक के एक्स चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी ने एक बयान दिए, इससे पहले 2 मर्तबा वो सीएम रह चुके हैं कर्नाटक के। उन्होंने कहा कर्नाटक के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट या येडियुरप्पा या एसआर बोम्माई की गवर्नमेंट नहीं चल रहा है, बल्कि ये आरएसएस की गवर्नमेंट चल रहा है। पूरे हुकूमत को आरएसएस चला रही है और वही लोग तो बाहर मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत की फिजा पैदा कर रहे हैं, एक हेट्रेड फैला रहे हैं। आप देखेंगे अभी कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है गदग के अंदर, एक मस्जिद को डिमोलिश करके मंदिर को बनाने का एक मुद्दा बनाए वो लोग। साहिली इलाका है कर्नाटक के गंगोली के अंदर, एक संघ परिवार के लोग, बजरंग दल के लोग एक रैली निकालते हैं और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करके स्लोगन पुकारते हैं। वहां पर एक तशवीशनाक हालात पैदा होता है। और इसी तरह लेकिन जब कोई ऐसा मामला होता है जहां हिंसा होती है, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर आरोप लगा देती है कि पॉपुलर फ्रंट के लोग यहाँ पर आकर हिंसा करने की कोशिश कर रहे थे, भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, आप जो आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो हमेशा जो मजलूमों के हक के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाते आ रही है।
न सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है, ये जितने भी जो मजलूम तबका है, दलित है, आदिवासी है, फार्मर्स है, जिनके ऊपर भी उनके जो हक छीना गया और उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, खास तौर पर भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जब भी ये जो जुल्म सितम होता है, उनके हुकूक छीना जाता है, उनके साथ नाइंसाफी की बर्ताव किया जाता है, तो उस वक्त हमेशा पॉपुलर फ्रंट फोर फ्रंट में जो हक की बात बुलंद करने में कभी भी पीछे नहीं हटा है, कभी नहीं डरा है। तो इसीलिए जो कम्युनिटी में फोर फ्रंट में जो आवाज जो उठाने वाले होते हैं, तो हमेशा दुश्मनों का यही जो स्ट्रेटजी होता है, उस आवाज को खत्म करें। अगर उस आवाज को खत्म करे, उनकी हिम्मत को, उनकी उनकी कॉन्फिडेंस पस्त हो जाएगा, तो फिर आसानी के साथ उनको शिकार किया जाएगा। तो ये तो पहले दिन नहीं है, तो तकरीबन 25-30 साल से हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम करते आई है। तो पहले दिन से ही आरएसएस और जितने इनकी ज़ैली तंजीमें हैं, मुसलसल जो पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करते आए हैं, तो ये अभी भी चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। इसमें हमें कोई परेशान होने की मामला नहीं है, मायूस होने की कोई मामला नहीं है। इसको हम लोग लीगली हम लोग फाइट कर रहे हैं और डेमोक्रेटिकली इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जब तक हिंदुस्तान के अंदर ये जो ज्यादती रहेगी, नाइंसाफी रहेगी, उसके खिलाफ हमेशा पॉपुलर फ्रंट फोर फ्रंट में खड़ा होगा। चाहे जो भी इसके लिए कुर्बानी देना होगा, पॉपुलर फ्रंट देते आई है और आगे भी देने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे यासिर हसन साहब, जो पीएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, जो लगातार वहां पर घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कभी कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ दिया जाए वहां पर, कभी कहा जाता है मस्जिद को तोड़कर वहां पर मंदिर बना दिया जाए, तो कभी कहा जाता है कि मस्जिद का माइक बंद कर दिया जाए, कभी कहा जाता है कि जो दरगाह में वहां पर कब्रें हैं उनको मुंतकिल कर दिया जाए, तो कभी किसी की लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये मामला वहां पर हो रहा है। इन्होंने कहा कि स्टेट में एक खास जहनियत के लोग सरकार में हैं, तो उन पर इसलिए कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। जो ऐसे बयानात देते हैं, जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो वही लोग सत्ता में बैठे हैं, तो कार्रवाई कैसे होगी। लेकिन लगातार कर्नाटक में विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।